Welcome all my dear student. This is part 2 of very interesting chapter of 12th physics new syllabus, that is thermodynamics. तो पार्ट 2 देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 जरूर देख लेना, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, पार्ट 2 का पहला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। अब सबको पता है एनर्जी क्या होता है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। अब कोई भी सिस्टम ले लोगे आप, कुछ भी ले लोगे, तो उसमें क्या होगा, एटम्स या मॉलिक्यूल। तो हर एटम क्या होगा, मोशन में होगा या रुका हुआ होगा। तो किसी भी सिस्टम में या किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के पास कई तरह की एनर्जीज होती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। ओके, ये सारे बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज उसके अंदर होते हैं। तो सारे तरह के एनर्जी का एडिशन उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। और हमेशा याद रखना, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, नॉर्मली उतना इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो याद रखना सिस्टम में जितने भी टाइप की एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो कुछ भी है, जितने भी टाइप के अंदर एनर्जी है, उन सब के एडिशन को क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, नॉर्मली अपने वर्क या एनर्जी के टाइप में। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि देख लो, द सम, सम मतलब एडिशन, सम मतलब एडिशन, द सम ऑफ ऑल काइंड्स, काइंड्स मतलब प्रकार, द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, सभी प्रकार की एनर्जी का एडिशन, एसोसिएटेड मतलब निगडित, विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के अंदर मतलब जिस पे भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जो भी आपने लिया है, जिसकी भी आप इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन कर रहे हो, उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल होंगे। उनके जितने भी टाइप की एनर्जी है, जो कुछ भी है, सब एनर्जी का एडिशन को क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। याद रखना, इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, और इसका एसआई यूनिट होगा जूल, सीजीएस यूनिट होगा अर्ग। और सबको पता है एक जूल में कितना अर्ग होता है, 10⁻⁷ अर्ग, और अर्ग टू जूल जाना है तो 10⁻⁷ होता है। अब एक चीज याद रखो, नोट, अब हमारे पास आइडियल गैस होता है, एक इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा इसे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो जो भी गैस ये इक्वेशन हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे फॉलो करता है, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। प्रैक्टिकली आइडियल गैस होता है क्या, नहीं होता। ठीक है ना, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी माने प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, आर मतलब गैस कांस्टेंट, कैपिटल टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एक इक्वेशन होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, इन सारे लॉ को कंबाइन करके इनको गैस लॉज बोलते हैं, एक इक्वेशन बनाया जाता है, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो भी गैस हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे ये इक्वेशन फॉलो करता है, जो कि हो नहीं सकता, इसीलिए इसका नाम रखा गया आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, हमेशा याद रखना। क्यों नहीं होती, बिकॉज आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता। तो अट्रैक्शन नहीं होने के कारण उसमें कोई वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है ना, तो इंडिविजुअल होते हैं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल होते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है क्या, नहीं। तो एक चीज याद रखना, आइडियल गैस के पास जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, प्योरली काइनेटिक एनर्जी, बाकी उसमें कुछ नहीं होता। और आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है या इंटरनल एनर्जी है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब इसके बजाय क्या ऑप्शन हो सकता है सर, इसके बजाय रियल गैस है। तो ये जो इक्वेशन है सिर्फ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे वैलिड होता है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे वैलिड होता है। तो जो भी गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं रियल गैस, या फिर लिक्विड, या फिर सॉलिड। इनकी जो इंटरनल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। और भी टाइप होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली काइनेटिक और पोटेंशियल ही लेते हैं। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड कर सकती है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर सकती है। तो रियल गैस और लिक्विड और सॉलिड के लिए इंटरनल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों कंट्रीब्यूशन होता है, और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों पे डिपेंड कर सकती है। ठीक है, अब एक थ्योरी है जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी। कौन सी थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी के अनुसार इंटरनल एनर्जी कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते, इवन एट 0 डिग्री केल्विन। अब एक चीज याद रखो, दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर, कम पॉसिबल टेम्परेचर कौन सा है, 0 केल्विन। इसको एब्सोल्यूट 0 केल्विन भी बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे दुनिया के जितने भी सब्सटेंस है, सारे सब्सटेंस सॉलिड हो जाएंगे, इनकी मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, क्वांटम थ्योरी क्या बोल रही है कि आप टेम्परेचर 0 केल्विन भी कर लो, फिर भी आपकी इंटरनल एनर्जी 0 होगी क्या, नहीं। तो पार्टिकल हैव एनर्जी एट 0 केल्विन आल्सो,
तो 0 केल्विन अल्सो, मतलब जितना कम टेम्परेचर कर सकते। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाया इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगी, टेम्परेचर कम किया तो इंटरनल एनर्जी कम होने लगी, और कम किया और कम हुई, और कम किया और कम हुई। कहां तक कम कर सकते हो भाई? 0 केल्विन तक। दुनिया का सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस में कितना बोलेंगे? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे कम टेम्परेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो इतने टेम्परेचर पे भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम ले लो, इंटरनल एनर्जी उसकी 0 होगी क्या? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज 0 पॉइंट एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? 0 पॉइंट एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी से क्या समझ आया आपको? सभी प्रकार के एनर्जीज का एडिशन, सिस्टम में जितने भी प्रकार के एनर्जीज का एडिशन है उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। आइडियल गैस, रियल गैस के लिए हमने सिचुएशन देख ली, किस पे वो डिपेंड करता है, ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम की तरफ। थर्मोडायनामिक सिस्टम किसको बोलेंगे? ठीक है, बाद में हमें रब करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। थर्मोडायनामिक सिस्टम किसको बोलते हैं? तो जिस पर भी हम थर्मोडायनामिक्स के एंगल से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको बोलेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम बेसिकली होता क्या है? थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। कई तरह के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है ये। उसको कलेक्ट करने के बाद दैट कैन फॉर्म अ यूनिट, एक यूनिट बनाएगा वो, विच मे हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विथ इट सराउंडिंग। तो जिसमें एबिलिटी होगी, क्या होगा? थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब कुछ कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का, जो क्या करेगा? एक यूनिट बनाएगा, एक यूनिट डेवलप करेगा, और वो यूनिट में एबिलिटी होगी कि वो एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, हीट दे सकता है, हीट ले सकता है। ऐसी एबिलिटी अगर उसके अंदर होगी तो उसको बोलेंगे हम सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिस्टम। अब देखो, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। तो सिस्टम के बजाय जो कुछ भी होगा उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग या इन्वायरमेंट। अब एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री। उसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री। तो एक इमेजिनरी लाइन सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, उसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री। क्या बोलेंगे? बाउंड्री। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने क्या किया, एक गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में गैस को बंद कर दिया। ऐसा कंटेनर ले लिया आपने, इसमें गैस भरा है आपने, ठीक है। तो ये गैस मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। तो ये क्या बना? सिस्टम। कंटेनर के अंदर का गैस क्या बना? सिस्टम। कंटेनर क्या है? बाउंड्री है, बिकॉज बाकी सब कुछ जो है बाहर का उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर जो है उसको बोलेंगे सराउंडिंग या इन्वायरमेंट। सराउंडिंग या इन्वायरमेंट। अब सराउंडिंग या इन्वायरमेंट और सिस्टम को कौन सेपरेट कर रहा है? ये कंटेनर की लाइन सेपरेट कर रही है। तो ये कंटेनर के लाइन को हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ना है या इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ना है। तो एक चीज याद रखो, ये कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ऑलरेडी हमने देखा है या हम देखेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कुछ कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है। तो लेट मी रिवाइज दैट कंसेप्ट। ठीक है, लेट मी रिवाइज दैट कंसेप्ट। Okay, some basic for you which is not included in the syllabus, but to know this thing you should know these basics. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमेशा से याद रखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझो। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मूव करने के लिए फ्री है, उसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसे देख लो, ऑर्गन, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन या फिर हेलियम, ये सारे मोनो एटॉमिक गैस है। कैसे गैस है? मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, और दूसरे कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिंपल। ये कैसे? डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। हाँ, देख लो, मोनो एटॉमिक मतलब एक ही है ना भाई, Ar एक है, H एक है, हेलियम एक है, लेकिन N2 दो है, O2 दो है, एटॉमिक गैसेस। तो अब ये जो मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं ना, मोनो एटॉमिक गैसेस, जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन, तो ऑर्गन का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। कैसे 3? ये ऑर्गन एक तो एक्स एक्सिस में जाएगा, एक तो वाई एक्सिस में जाएगा, या जेड एक्सिस में जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो ऐसे मूव हो सकता है, ऐसे मूव हो सकता है, या ऐसे मूव हो सकता है। तो हम नॉर्मली 3 ही डायरेक्शन कंसीडर करते हैं ना फिजिक्स में, इसलिए मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। और तीनों कैसे होंगे? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, लेकिन अब अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लोगे, ये सारी चीजें आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिटेल में है। अभी मैं आपको जितनी चीजें जरूरत है उतनी बता रहा हूं। डायटोमिक गैस, ये नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, ये एक दूसरे को बॉन्डेड, ये मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल एक तो एक्स एक्सिस पे जा सकते हैं, एक तो वाई एक्सिस पे जा सकते हैं, एक तो जेड एक्सिस पे जा सकते हैं। मतलब डायटोमिक के लिए 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्या? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर
एक्स एक्सिस पे जाएंगे, वाई पे जाएंगे या जेड पे जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है ये ऐसे गोल घूमेगा या हॉरिजॉन्टल प्लेन में गोल घूमेगा। ठीक है, ये ऐसे गोल घूमेगा। तो इसके एडिशन में दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्या? दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो 3 और 2 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। समझ में? ऐसे बस सीधी सीधी चीजें। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। तो मोनो एटॉमिक गैस सिर्फ 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मोनो एटॉमिक गैस रोटेशनल नहीं करेगा। रोटेशन होने के लिए 2 एटम थोड़ी, उसमें एक ही एटम है ना, तो वो एटम एक तो एक्स पे जाएगा, एक तो वाई पे जाएगा, एक तो जेड पे जाएगा। तो मोनो एटॉमिक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे और डाई एटॉमिक में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। उसमें के 3 लीनियर या ट्रांसलेशनल होंगे और 2 रोटेशनल, आड़ा प्लेन और खड़ा प्लेन। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कंसेप्ट होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। तो मोनो एटॉमिक गैस 3 डायरेक्शन में लीनियर मोशन कर सकता है, इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। और डाई एटॉमिक गैस 5 डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन होते हैं और 2 रोटेशनल, आड़ा प्लेन और खड़ा प्लेन। तो टोटल कितने हो गए? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एक लॉ है, वो भी उसी चैप्टर में है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वहां पे उसका प्रूफ भी है, सिर्फ यहां को आपको पता होना जरूरी है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वी मतलब सेम, इक्वी मतलब सेम, पार्टीशन मतलब हिस्सा, सेम कंपार्टमेंट, सेम पार्ट। पार्टीशन मतलब सेम पार्ट, सेम पार्ट एनर्जी होती है। अभी इस लॉ ऑफ सेम पार्ट ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, मॉलिक्यूल के हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे उस मॉलिक्यूल की कितनी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है? 1/2 kb इंटू टी। 1/2 kb इंटू टी। केबी मतलब होता है बोल्टमन्स कांस्टेंट। बोल्टमन्स कांस्टेंट, केबी क्या होता है? बोल्टमन्स कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ये वैल्यू होती है बोल्टमन्स कांस्टेंट की, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी एनर्जी होगी? 1/2 kb इंटू टी। अब सपोज मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल है, मोनो एटोमिक और डायटोमिक। डायटोमिक, मोनो एटोमिक जैसे हाइड्रोजन, हेलियम, ऑर्गन, ठीक है, इस तरह का। तो इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? डायटोमिक जैसे सॉरी, डायटोमिक जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह के। ठीक है, अब देख लो, अब देख लो, मोनो एटोमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3। और डायटोमिक के कितने होते हैं? डायटोमिक के, सॉरी हाइड्रोजन नहीं आएगा इसमें, आई एम रियली सॉरी बच्चों, हेलियम और ऑर्गन। हाइड्रोजन तो डायटोमिक होता है ना, H2 होता है, डायटोमिक होता है वहां। तो O2 और N2, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3 + 2, 3 और 2 5, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। तो एक पे कितनी है? 1/2 kb इंटू टी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी? 3 इंटू 1/2 kb इंटू टी। वाई 3 इंटू 1/2 kb इंटू टी? एक पे कितना? 1/2 kb इंटू टी। 2 पे कितना? 2 से मल्टीप्लाई करो। 3 पे कितना? 3 से मल्टीप्लाई करो। अब 5 पे कितना? 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 1/2 kb इंटू टी। तो ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आएगी, मोनो एटोमिक और ये डायटोमिक। ठीक है, अब हमें पता है एक मोल अगर मॉलिक्यूल लोगे, एक मोल अगर आपने गैस लिया तो उसमें Na इतने पार्टिकल होते हैं। Na मतलब अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर। तो अवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अवोगाड्रो नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, एक मोल का कंसेप्ट दिया और उनके अनुसार एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं या कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब मुझे बताओ, एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी होगी मोनो एटोमिक, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी होगी डायटोमिक। तो 2 मॉलिक्यूल की कितनी होगी? 2 से मल्टीप्लाई करो। 3 मॉलिक्यूल की कितनी होगी? 3 से मल्टीप्लाई करो। 10 मॉलिक्यूल की कितनी होगी? 10 से मल्टीप्लाई करो। एक मोल की कितनी होगी? एक मोल के पार्टिकल से मल्टीप्लाई करो। तो एक मोल में कितने पार्टिकल है? यानी तो फॉर वन मोल, एक मोल के लिए, फॉर वन मोल क्या हो जाएगा? 3/2 मल्टीप्लीकेशन होगा ना, 3/2 kb इंटू टी इंटू Na, kb इंटू टी इंटू Na। और इधर क्या आएगा? 5/2 kb इंटू टी इंटू Na। ओके, नाउ हियर वी डेवलप अ न्यू कांस्टेंट। देखो कैसे डेवलप होगा। kb की वैल्यू कितनी होती है? 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये -23 और +23 कैंसिल हो जाएगा। 1.38 और 6.023 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आएगा 8.314 और इसी को बोला गया कैपिटल R, दैट इज गैस कांस्टेंट। क्या बोला गया इसको? गैस कांस्टेंट। तो हमेशा से याद रखना kb इंटू Na के जगह आप R रख सकते हो। तो मोनो एटोमिक गैस एक मोल के लिए एनर्जी आएगी 3/2 RT और डाई एटोमिक के लिए आएगी
5/2 RT। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। कैसे आई पता लगा? हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रखी, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू रखी, एंड दैट्स इट, हमें मिल गई एनर्जी या फिर कैपिटल आर की वैल्यू। और कैपिटल आर को क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट। हाइड्रोजन का थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, हाइड्रोजन इज नॉट अ मोनो एटॉमिक, ठीक है ना? तो आराम से समझ लो, ये सारी चीजें हो गया। अब क्या बोल रहा है देख लो, फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑर्गन एंड ऑक्सीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले ऑर्गन के लिए पता करते हैं, ऑर्गन उसके बाद ऑक्सीजन। तो पहले ऑर्गन, ऑर्गन कैसा है? मोनो एटॉमिक। कैसा है भाई? मोनो एटॉमिक, एक ही एटम है ना, मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन कैसा है? डायएटॉमिक। ऑक्सीजन कैसा है? डायएटॉमिक। समझ रहे? ऑक्सीजन है डायएटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और तीनों कैसे होंगे? ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल, यक्स पे जाएगा, वाई पे जाएगा या जेड पे जाएगा। डायएटॉमिक में क्या होंगे? 3+2 मतलब 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 कैसे होंगे? ट्रांसलेशनल। और 2 कैसे होंगे? रोटेशनल। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। तो अब अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 1/2 kb इंटू डी, तो 3 है ना, तो एक मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी कितनी होगी? 3 इंटू 1/2 kb इंटू टी। 3 इंटू 1/2 kb इंटू टी। kb मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ पे क्या होगा? 3 और 2 5, फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी कितनी होगी? 5 इंटू 1/2 kb इंटू टी। कैसे आया ये देख लो, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी कितनी रहती है? 1/2 kb इंटू टी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। किसके लिए? मोनो एटॉमिक के लिए। डायएटॉमिक के लिए कितने? 5। 5 इंटू 1/2 kb इंटू टी। लेकिन एक मॉलिक्यूल के नहीं, 1 मोल के लिए पूछा है, तो फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, या फिर इसको ऐसे करेंगे, चलो ठीक है, फॉर 1 मोल, दोनों के लिए फॉर 1 मोल। 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं? Na, और Na कितने होता है? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 बराबर। तो एक मॉलिक्यूल के लिए इतना है, तो एक मोल के लिए, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, उसके मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर 1 मोल ये ऑर्गन और ये ऑक्सीजन। तो ऑर्गन, ऑर्गन के लिए क्या है? 3/2 kb इंटू टी, मल्टीप्लाई किया ना, 3/2 kb इंटू टी। और ये 5/2 kb इंटू टी, ये क्या है? फॉर 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल के लिए या 1 एटम के लिए, फॉर 1 मॉलिक्यूल, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? इतने, तो इतने से मल्टीप्लाई करो उसको। 3/2 kb इंटू टी इंटू Na, ये 5/2 kb इंटू टी इंटू Na। अब हमें पता है kb इंटू Na, kb इंटू Na की जगह नवा कांस्टेंट डेवलप कर सकते हैं, सो दैट इज 3/2 RT। और यहाँ पर क्या आएगा? 5/2 RT। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। कैसे आया R? R होता है kb इंटू Na, और इसकी वैल्यू आती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल बराबर। और यहां पर जो होता है kb की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू दी पावर -23, और Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। दोनों के मल्टीप्लीकेशन में ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8.314 आ जाता है, ठीक है। तो ऑर्गन के लिए काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की इतनी होगी और ऑक्सीजन के लिए इतनी होगी। ऑर्गन, ऑर्गन और ऑक्सीजन 1 मोल के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी पता कर ली, ठीक है। बी द स्टूडेंट ऑफ 4G। जब भी जरूरत हो स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर पॉज करके लिखते जाओ। जब भी न्यूमेरिकल वगैरह दिए जाए तो पहले पॉज करके खुद से ट्राई करते जाओ। ये चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, स्मार्ट स्टूडेंट बन जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? फाइंड द यू मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑर्गन एट 300 केल्विन। तो ऑर्गन क्या है देख लो, फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन है मोनो एटॉमिक, आराम आराम से। ऑर्गन है मोनो एटॉमिक। ऑर्गन का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीनों कैसे होते हैं? ट्रांसलेशनल। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी एनर्जी होती है? 1/2 kb इंटू टी। तो 3 पे कितना? 3/2 इंटू kb इंटू टी, 3/2 kb इंटू टी। ये हो गया एक मॉलिक्यूल का। लेकिन हमें किसका पता करना है? 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए पता करना है तो 1 मोल के मॉलिक्यूल से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3/2 kb इंटू Na इंटू टी। kb इंटू Na की जगह क्या रख सकते हो? R। तो 3/2 R इंटू टी। तो ये 3/2 का 3/2 R मतलब 8.314 गुणिले टी क्या है? 300 दिया हुआ है, 300। नोट करना हमेशा ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया जब भी टेम्परेचर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करे वो केल्विन वाला टेम्परेचर होता है, उसको एब्सोल्यूट केल्विन बोलते हैं, बराबर है। तो ये 2 0 अगर कैंसिल कर दोगे तो ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। बे कबे बे चौक 8, बे कबे बे पंचे 10, बे सती 14, ओके। 3 त्रिक 9,
9 7 63 3 हच्चाले 6 9 5 45 51 1 हच्चाले 5 9 1 9 10 14 4 हच्चाले 1 9 चौक 36 और 1 37। अरे क्या आ गया भाई ये, ओके तो ये कितना आएगा 37,413 जूल। लेट मी वेरीफाई द आंसर, राइट 37,413 जूल, 37,413 जूल, 37,413 जूल। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद, पॉइंट कितने के बाद दोगे, एक के बाद, चार के बाद पॉइंट रहेगा ना, एक के बाद यहाँ पे पॉइंट, ओके तो ये 3,741.3 जूल इतनी एनर्जी आएगी। ठीक है, लिख लिया, चलो तो ये ऑर्गन की एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस तरह के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डायटोमिक है, एट 300 केल्विन इज इतना, व्हाट इज इफ टेम्परेचर इज 400 केल्विन। अब एक चीज याद रखो, नाइट्रोजन जो है इट इज डायटोमिक, कैसा है, डायटोमिक। अब डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3+2, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। एक पे एनर्जी कितनी होती है 1/2 kb इंटू टी, 5 पे कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय 5 एक मॉलिक्यूल के लिए। फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/2 kb इंटू टी इंटू Na, बट kb इंटू Na की जगह R रखोगे तो 5/2 RT, तो इंटरनल एनर्जी इज 5/2 RT, 5/2 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पर क्या बोल रहा है, इंटरनल एनर्जी U1 है 6235 जूल, जब टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। अगर आपने टेम्परेचर 400 केल्विन कर दिया तो आपसे U2 पूछा है, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा तो 1 2 का 1 2, तो U1/U2, समझ रहे हो, U1/U2 इज इक्वल टू T1/T2, वेरी सिंपल। तो आपको U2 पता करना है ना, तो U1 की वैल्यू कितनी है, U1 की वैल्यू है 6235, आपको U2 पता करना है इज इक्वल टू T2 कितना है भाई 400, सॉरी T1 कितना है 300 और T2 कितना है 400, तो ये 4 4 4 कैंसल, ये इधर ले लो, 3 नीचे ले लो, U2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो U2 विल बी 6235 गुणिले 4 भागिले 3, तो 4 पंचे 20 ला 0 हच्चाले 2 4 त्रिकम 12 13 14 ला 4 हच्चाले 1 4 2 8 और 1 9 साई चौक 24 भागिले 3 3 1 3 3 8 24 3 त्रिक 9 3 1 3 3 त्रिक 9, तो 8313 पॉइंट समथिंग, तो 8313 जूल। तो टेम्परेचर अगर 400 केल्विन कर दोगे तो 8313 जूल इतनी आपकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई, टेम्परेचर बढ़ जाने पर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो अब सिस्टम समझने के बाद इसके कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट, एनर्जी, मास विद द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के साथ या इन्वायरमेंट के साथ वो क्या क्या एक्सचेंज कर सकती है, दे सकती है या ले सकती है, इस पे डिपेंड। सिस्टम के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब क्या, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच फॉर्म्स अ यूनिट which can exchange heat with the surrounding, that is called a system। इस सिस्टम के 3 टाइप होते हैं, किस पे डिपेंड, डिपेंडिंग अपॉन, देख लो आराम से, डिपेंडिंग अपॉन एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब लेना देना, बैंक में जो हम पैसा एक्सचेंज करते हैं, देते हैं और लेते भी हैं, ठीक है ना। तो हीट दे भी सकता है, ले भी सकता है, एनर्जी दे भी सकता है, ले भी सकता है। डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, कई बार मैटर भी एक्सचेंज हो जाता है विथ सराउंडिंग या इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो वो हीट एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है या मैटर एक्सचेंज कर रहा है या दोनों कर रहा है या दोनों नहीं कर रहा, इस पे डिपेंड। कितने टाइप होते हैं, 3। तो सबसे पहला टाइप है नंबर 1 ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम का क्या डेफिनेशन है, अ सिस्टम विच फ्रीली एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग। तो ऐसी सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकती है, उसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर या ओपन बीकर। इमेजिन करो ये ओपन बीकर है, इसमें वाटर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बर्नर लगा देंगे ऐसे। अब बर्नर लगा के इसको हीट अप करेंगे, तो जैसे ही आप बर्नर लगा के इसको हीट अप करोगे तो क्या होगा, पानी गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसमें की जो हीट है वो बाहर चली जाएगी और इसमें के जो वाटर है वेपर्स बन के वो भी बाहर चले जाएंगे। तो ये सराउंडिंग के साथ मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है एज वेल एज हीट भी एक्सचेंज कर सकता है। तो हीट या एनर्जी, हीट बोलो या एनर्जी बोलो, तो एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है, मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे ओपन सिस्टम। अब इसको ही हमने क्या कर दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया और क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद अगर अब आप इस कंटेनर को गर्म करोगे तो इसमें की हीट तो बाहर जा सकती है,
कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से तो नहीं जा सकती, कंडक्शन और रेडिएशन से, लेकिन मैटर बाहर जाएगा क्या? अभी नहीं, बिकॉज हमने अब ढाप दिया है मैटर को बाहर जाने के लिए, बाउंड्री क्लोज है क्या उसकी? नहीं। तो अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी, तो जो एनर्जी का एक्सचेंज कर सकती है बट नॉट मैटर, मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकती, किसके साथ? विथ सराउंडिंग या फिर विथ इन्वायरमेंट, इसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर इन क्लोज्ड वेसल या क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में अगर आप उसको बॉइल कर रहे हो या गर्म कर रहे हो तो दैट सिस्टम इज ऑफ सेकंड टाइप एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में फर्क क्या होगा? ओपन सिस्टम हीट एज वेल एज एनर्जी, एनर्जी एज वेल एज मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकती है, इसका मास भी कम ज्यादा हो सकता है, तो इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। यहां पर हीट तो एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, उसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, वेरी इंटरेस्टिंग। तीसरी जो होती है आइसोलेटेड सिस्टम, ये ना तो मास एक्सचेंज कर सकती है ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है। अ सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर, तो मैटर भी नहीं दे सकता, एनर्जी भी नहीं दे सकती विथ इन्वायरमेंट, किसके साथ? विथ इन्वायरमेंट या सराउंडिंग, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। अब प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिस इट इज इम्पॉसिबल टू मेक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसका कारण क्या होता है? बिकॉज एट टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर क्या होता है? 0 केल्विन। तो जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन से थोड़ा भी ज्यादा हो गया, एवरी सिस्टम इमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब मीडियम की जरूरत ही नहीं होगी, 100% वो कुछ रेज क्या होगा, कुछ एनर्जी क्या होगा, वो बाहर डाल देगा, तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी ना। तो जैसे ही एनर्जी एक्सचेंज हो गई, वो आइसोलेटेड रहेगी क्या? नहीं। तो हम आइसोलेटेड सिस्टम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बना नहीं सकते, आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम हम नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए थर्मास फ्लास्क, जिसमें हम चाय रखते हैं ना, चाय रखने के बाद वो ना तो ठंडी होती है ना तो गर्म होती है, जितना टेम्परेचर है उतना मेंटेन करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो ठंड हो जाती है, बिकॉज सम हीट इज लॉस्ट बाय रेडिएशन, ठीक है, इज कंसिडर्ड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम। वो क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो इमेजिन करो ये थर्मास फ्लास्क है, क्या है ये? थर्मास फ्लास्क। सपोज दिस इज द थर्मास फ्लास्क। तो इसमें अगर आपने उबलता हुआ पानी रखा या हॉट टी रखी, तो ये ना हीट बाहर जाने देगा, न मास बाहर जाने देगा, न एनर्जी बाहर जाने देगा, न मास बाहर जाने देगा, प्रैक्टिकली, अप्रोक्सीमेटली। लेकिन कुछ देर बाद तो वो भी ठंडा हो जाता है। तो ये 100% आइसोलेटेड सिस्टम हम बना सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हम थर्मास फ्लास्क को अप्रोक्सीमेटली आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल है, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग या एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। इसके 3 टाइप होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम एनर्जी एज वेल एज मैटर एक्सचेंज कर सकती है, इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मैटर नहीं हो सकता। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी ना तो मास एक्सचेंज होगा। और याद रखना, हम आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना सकते, बिकॉज 0 केल्विन से थोड़ा भी टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो वहां पर रेडिएशन के द्वारा हीट लॉस होगी 100%। तो हम प्रैक्टिकली थर्मास फ्लास्क को आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो अब आइए थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में पढ़ने से पहले आपको थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होती है ये पता करना जरूरी है। तो एक चीज याद रखो, अभी तक हमें स्टेट मतलब क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इतना ही पता है। और हमें क्या पता है कि भाई अगर स्टेट चेंज करना हो तो टेम्परेचर से ही हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ, 20 डिग्री सेल्सियस पानी, 100 डिग्री सेल्सियस वेपर्स, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, इतना पता। लेकिन ऐसे नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों से आप क्या कर सकते हो? सिस्टम की स्टेट चेंज कर सकते हो। तो ये तीनों के मालूमात को, ये तीनों के इंफॉर्मेशन को, ये तीनों के कलेक्शन को, ये तीनों के सेट को, किसके किसके? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट या थर्मोडायनामिक स्टेट। क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक स्टेट। अब किसी सिस्टम को एक थर्मोडायनामिक स्टेट से दूसरे थर्मोडायनामिक स्टेट में ले जाना है, मतलब किसी का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो क्या करना पड़ेगा? उसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ भी करने के लिए उस सिस्टम पे जो कुछ भी करना पड़ेगा उसको बोलेंगे प्रोसेस। क्या बोलेंगे? प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है देख लो, प्रोसेस की डेफिनेशन, या फिर थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? थर्मोडायनामिक प्रोसेस देखो, अ प्रोसेस इन विच थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ सिस्टम, ऐसी प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस।
अब थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, तीनों में से एक भी चेंज करेगा तो चलेगा, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। अब थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज करना मतलब क्या चेंज करना, देख लो। सपोज वाटर इज पार्शियली फील्ड इन कंटेनर, एक कंटेनर लिया हमने, एक कंटेनर लिया और कंटेनर में क्या करा हमने, पार्शियली पानी भरा, मतलब आधा, अर्धवट, आधा पानी भरा। फिर अब उसके बाद एंड इट इज क्लोज, अब इसको क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, ठीक है। नाउ इट इज हीटेड, अब इसको गर्म करना शुरू किया, बर्नर लगा दिया एक ऐसे और इसको गर्म करना शुरू किया। क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट बॉइलिंग, कुछ देर बाद ये गर्म होना शुरू होगा, बॉइल होना शुरू होगा और इसके वेपर्स बन जाएंगे, इसके वेपर्स बन जाएंगे। अब ये वेपर्स क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो पहले इसका वॉल्यूम इतना था, अब इसका वॉल्यूम इतना हो गया, ज्यादा हो गया। पहले इसका प्रेशर अलग था, अब वेपर्स प्रेशर डाल रहे हैं। पहले इसका टेम्परेचर कम था, अब इसका टेम्परेचर चेंज हो गया। तो पहले से अब स्टेट अलग हो गई, थर्मोडायनामिक स्टेट उसकी अलग हो गई। पहले बॉइल करने से पहले सपोज इसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। आफ्टर इसका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, टेम्परेचर हो गया T2। तो यहां से यहां तक ले जाना मतलब थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज करना। और इसको इसमें ले जाने के लिए इस पे हमने जो कुछ भी किया दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ओके, तो द वेपर्स फॉर्म एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, जो वेपर्स बने वॉल ऑफ कंटेनर पे वो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इन ऑल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो गया। दिस चेंज इज थर्मोडायनामिक स्टेट। ओके, या फिर इस चेंज को क्या बोलेंगे, इस चेंज को क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इस चेंज को क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और इस चेंज हो जाने को क्या बोलने का, चेंज इन थर्मोडायनामिक स्टेट। क्या बोलेगा, चेंज इन थर्मोडायनामिक स्टेट। अब थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज करने के लिए जो कुछ भी आप उसमें प्रोसेस किए, मतलब उसका बॉइलिंग किया, जो कुछ भी किया, उसको बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अभी क्या बोल रहा है, गिव द एग्जांपल इन विच हीट इज एडेड टू सिस्टम बट टेम्परेचर डज नॉट चेंज। ऐसा हो सकता है क्या, हम हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा, ऐसा हो सकता है। कब होता है, उसके लिए एक चीज याद रखो, किसी भी सिस्टम को जब आप हीट दोगे तो वो सिस्टम वो हीट का दो तरीकों से यूज कर सकती है। एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 10th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, या फिर एक उसका स्टेट चेंज करने के लिए। हमेशा से याद रखना, जब स्टेट चेंज होता है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तब स्टेट चेंज नहीं होता। तो स्टेट चेंज होते वक्त हीट देने के बावजूद टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप जो हीट दे रहे हैं वो हीट कहाँ यूटिलाइज होगी, स्टेट चेंज करने के लिए, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों पे ही टेम्परेचर चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज होने के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी सब्सटेंस को हीट दोगे, एक तो उसका स्टेट चेंज होगा या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ते वक्त स्टेट चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज होते वक्त टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड होने को मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड से वेपर होने को बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों टेम्परेचर कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, स्टिल वी आर सप्लाइंग द हीट। तो वो हीट कहां गई, वो हीट का यूटिलाइजेशन स्टेट चेंज करने के लिए हुआ, बॉन्ड वीकनिंग के लिए हुआ, ठीक है। अब उसके बाद डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन प्रेशर कुकर एंड सोलर कुकर। प्रेशर कुकर पता है, जो सिटी मारता है, ठीक है ना, जो सिटी मारता है वो प्रेशर कुकर हमारे घर का। और सोलर कुकर क्या होता है, ऐसा बड़ा सा, आपने प्रोजेक्ट देखा होगा स्कूल लेवल में, आपका बड़ा सा ऐसा शीशा बिठाया होता है, कांच होता है, आरसा होता है, उसके सेंटर में कंटेनर रखते हैं और उसमें कुकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिमिलरिटीज क्या क्या होती है, प्रेशर कुकर और सोलर कुकर में हम सन की एनर्जी यूज करके कुकिंग करते हैं। दोनों में क्या किया जाता है, हीट इज एडेड टू सिस्टम को हीट ऐड की जाती है। सिस्टम को हीट ऐड करोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी दोनों में। वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, उसको हीट दोगे मतलब वो एक्सपांड करेगी तभी तो सिटी मारता है ना कुकर। तो सिटी मारना मतलब क्या करना, एक्सपांशन होना, और एक्सपांशन होते ही वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग या सिस्टम ऑन इन्वायरमेंट। तो ये तीन क्या हो गए, उसकी सिमिलैरिटीज हो गई, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, सोलर रेडिएशन सप्लाई हीट इन सोलर कुकर में हीट कौन सप्लाई करता है, सोलर रेडिएशन, सूरज की रोशनी। और एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अब कई जगह पे क्या करोगे, आप लकड़ी जला दोगे। नॉर्मली हम क्या लेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस फॉर प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर के लिए हम किसी गैस को बर्न करेंगे और उससे हीट सप्लाई करेंगे। अब सोलर कुकर में ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज ये स्लो प्रोसेस होती है हीट सप्लाई करने की, लेकिन प्रेशर कुकर में बहुत कम टाइम लगेगा, आधे एक घंटे में पक जाएगा, ठीक है। अब रेट ऑफ हीट सप्लाई ज्यादा कहां पर होता है, प्रेशर कुकर में। एलपीजी कंटिन्यूअस बर्निंग करेगा, हीट सप्लाई करते रहेगा और हम कंट्रोल भी कर सकते हैं उसको। लेकिन सोलर कुकर में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज सन की एनर्जी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो सोलर कुकर इज यूज्ड ओनली व्हेन सफिशिएंट सनलाइट इज अवेलेबल।
सूरज ही नहीं होगा, मतलब रात में आप सोलर कुकर यूज कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये क्या हो गए, इसके कुछ ड्रॉबैक हो गए, किसके? सोलर कुकर के। ठीक है, अब आपसे किसी ने कहा कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट ऐड भी नहीं कर रहे हैं और हीट रिमूव भी नहीं कर रहे, फिर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दे सकते हो? गिव वन एग्जाम्पल इन विच हीट इज नाइदर एडेड नॉर रिमूव्ड, स्टिल टेम्परेचर चेंज इज देयर। यस, क्या हमने क्या किया, सपोज एक कंटेनर में हॉट वाटर रख दिया, एक कंटेनर में हॉट वाटर रख दिया, तो कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। तो हमने हीट निकाली क्या? नहीं। हमने हीट ऐड की क्या? नहीं। तो सिस्टम ने ऑटोमेटिक हीट एक्सचेंज की सराउंडिंग के साथ और उसका टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। उसका टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। तो आप ऐसे क्वेश्चन भी आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब इसके बाद हीट एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी चीजें हम पढ़ेंगे। हीट एक्सचेंज कब होता है, कैसे होता है और होने पर क्या होता है। ठीक है, तो देख लो, व्हेन ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग। ठीक है, फॉलोइंग कन्वेंशंस आर यूज। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है या इन्वायरमेंट है। तो एक तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगी या फिर सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगी, या दोनों एक दूसरे को नेट हीट देंगे नहीं। ठीक है ना, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, देख लो, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब बाहर से अंदर आ रही है, सिस्टम के अंदर आ रही है, देन इट इज पॉजिटिव। अंदर आ रही है इसलिए वो क्या होगा? पॉजिटिव। वी से सिस्टम गेन और एब्सॉर्ब एनर्जी। तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट अगर सिस्टम को हीट दे रहा है तो सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब कर रही है, गेन कर रही है, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना, तो इसको हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव। अब कॉन्वर्सली इसके अपोज, व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ऐसे भी हो सकता है, सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रही है, तो अब क्या होगा? इट इज निगेटिव। वी से दैट सिस्टम लूजेस एनर्जी। सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे रहे हैं ना भाई, तो सराउंडिंग को दे रहे हैं मतलब खुद की एनर्जी वो लूज कर रही है, लूज कर रही है तो उसको कैसे लेना होगा? निगेटिव। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो सिस्टम एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकती है या सिस्टम एनर्जी लूज कर सकती है। अगर सिस्टम एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, अगर सिस्टम एनर्जी लूज करेगी तो उसको बोलेंगे निगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन हीट एंड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? The sum of all kind of energies associated with the system is called as internal energy. अब यहां पर तीन कंडीशन पॉसिबल है। Let Ts is equal to temperature of system, yes for system, and TE is equal to temperature of environment, E for environment, या इसको हम सराउंडिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सराउंडिंग। ओके, सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब there is always continuous exchange of heat between system and surrounding. अब इनके टेम्परेचर कुछ भी होने दो, कोई एक ज्यादा होने दो, इक्वल होने दो, कुछ भी होने दो, 100% वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होगा। तो इन ऑल क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? ठीक है ना, कुछ भी कंडीशन रहने दो, वहां पर हमेशा एक्सचेंज होता रहेगा हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? तो पहली केस फर्स्ट, सपोज हमने मान लिया कि Ts इज ग्रेटर देन Te, मतलब सिस्टम हमारी गर्म है, हॉट है और ये हमारा कोल्ड है, सराउंडिंग हमारा कोल्ड है। ओके, तो सिस्टम का टेम्परेचर इन्वायरमेंट से ज्यादा है, तो जितनी हीट सिस्टम लूज करेगी उससे कम वो हीट एब्सॉर्ब करेगी। लूज भी करेगी, एब्सॉर्ब भी करेगी, लेकिन जो रेट है लूज करने का वो ज्यादा होगा। मतलब 100 जूल अगर बाहर डाल रही तो 50 अंदर लेगी, तो नेट 50 बाहर डालेगी, नेट 50 बाहर डालेगी, तो नेट एनर्जी फ्लो कहां होगा? बाहर होगा। व्हाई? बिकॉज इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है ना, तो अब अगर बाहर जाएगी एनर्जी तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो अगर इंटरनल एनर्जी लूज हो रही तो वो कैसे होती है? निगेटिव। इसलिए क्यू क्या होता है यहां पर? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। तो देख लो, नेट ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, हॉट टू कोल्ड ना, हॉट टू हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो होती है। तो नेट कहां से कहां फ्लो होगा? सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। कब तक? टिल टेम्परेचर बिकम द सेम, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। अब सेम होने के बाद क्या होगा सर? सेम होने के बाद सिचुएशन क्या होगी मालूम क्या? अगर वो 50 देगी तो 50 लेगी, मतलब एक्सचेंज बंद होगा क्या? नहीं, नेट एक्सचेंज बंद हो जाएगा। मतलब नेट कोई लॉस करेगा, कोई गेन करेगा क्या? नहीं। मतलब ये 50 देगा 50 ले लेगा, 50 देगा 50 ले लेगा, मतलब एक्सचेंज चालू रहेगा, लेकिन नेट एक्सचेंज चालू रहेगा क्या?
नहीं, ठीक है। तो दिस इंटरनल एनर्जी ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड हीट। तो ये जो कुछ भी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, फ्लो हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? हीट। एंड हीट इज डिनोटेड बाय क्यू। तो इस केस में क्यू क्या होगी? निगेटिव। क्यों? बिकॉज ये लूज कर रहे हैं ना, तो कम होना इज डिनोटेड बाय निगेटिव। ओके, तो क्यू क्या होगी यहां पर? निगेटिव, मतलब लेस देन जीरो। निगेटिव से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज निग्लिजिबल कंपेयर टू द सिस्टम। अब सिस्टम इतनी सी हमारी, इन्वायरमेंट इतना बड़ा है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा इन्वायरमेंट के, वो उतना निग्लिजिबल, मतलब ऑब्जर्वेबल होगा क्या? नहीं, निग्लिजिबल होगा। और सिस्टम का जो चेंज होगा टेम्परेचर का, हम वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन 2, केस 2, इमेजिन करो इसके रिवर्स हुआ। यहां पर क्या था? सिस्टम गर्म थी, अब सिस्टम को कोल्ड करेंगे। सिस्टम ठंडी, इन्वायरमेंट गर्म। तो इफ Ts इज लेस देन T, मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब बाहर गर्मी है, तो बाहर से हीट अंदर फ्लो होगी। तो क्या सर अंदर से बाहर नहीं जाएगी? क्या जाएगी? 100% जाएगी, लेकिन अंदर आने का रेट ज्यादा होगा, बाहर जाने का रेट गर्म होगा, इसलिए नेट वो गेन करेगा, नेट गेन होगा उसमें, ठीक है। तो सिस्टम हीट कैसे ट्रांसमिट होगी? नेट कैसे होगी? सराउंडिंग टू सिस्टम। लेकिन सिस्टम टू सराउंडिंग भी जाएगी, लेकिन कम जाएगी, और सराउंडिंग टू सिस्टम ज्यादा आएगी, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस। तो दिस हीट और दिस एनर्जी ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड एज हीट। और यहाँ पे हीट कैसा होगी? पॉजिटिव होगी। कैसा होगी? पॉजिटिव होगी। अब डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज निग्लिजिबल, बिकॉज सराउंडिंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अब देख लो तीसरी सिचुएशन, इफ Ts इज इक्वल टू T, अगर ऑलरेडी टेम्परेचर सेम है, तो यहां पर एक्सचेंज होगा कि नहीं? 100% एक्सचेंज होगा, लिख के ले लो, 100% एक्सचेंज होगा, लेकिन नेट एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा क्या? नहीं। इंटरनल एनर्जी बदलेगी क्या? नहीं, ठीक है ना। तो एक्सचेंज यहां पर कैसा होगा? अगर 1 सेकंड में ये 50 दे रही है सिस्टम सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग भी बोलेगी मैं तेरा एहसान नहीं रखूंगी, तू ले ले तेरा 50। तो इस तरह का एक्सचेंज होगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और नेट हीट कितनी ट्रांसफर होगी? 0। तो एक्सचेंज होगी हीट, लेकिन नेट एक्सचेंज होगी क्या? नहीं। देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, टेम्परेचर सेम होने के बावजूद, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट नो नेट एक्सचेंज। नेट एक्सचेंज होगा क्या? नहीं, इसलिए क्यू कितना होगा? 0। तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं। तो दो बॉडीज के अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसके बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, लेकिन नेट एक्सचेंज होगा क्या? नहीं, मतलब उसकी हीट बढ़ेगी भी नहीं और कम भी नहीं होगी। समझ में आया? तो अगर हीट एब्सॉर्ब हुई तो पॉजिटिव, इवॉल्व हुई तो निगेटिव। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, तो सिस्टम लूज करेगी एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए निगेटिव। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो नेट गेन करेगी, इस वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ने लगेगी। और दोनों का अगर टेम्परेचर सेम है, तो एक्सचेंज होगा, लेकिन 1 सेकंड में जितना दे रहा है उतना ही ले लेगा। तो नेट चेंज होगा क्या वहां पर? नहीं। नेट इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, नेट एक्सचेंज नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ हीट, या फिर ही रिलेशन बिटवीन हीट एंड इंटरनल एनर्जी। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.